मोर अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, वो स्पेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर हम जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो अगर मासेस है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता ही लगता है। द मासेस में बी स्मॉल सच एज दोज ऑफ पेबल एंड एन आंट, और दे में बी वेरी लार्ज सच एज दोज ऑफ द अर्थ एंड द सन। ये जो मासेस की हम बात कर रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है जैसे कि एक कंकर या एक चींटी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है जैसे कि अर्थ या सन। द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेस बिकॉज ऑफ देयर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ किन के बीच में होता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका क्या है, कोई मास है, कोई वेट है, वो जो फोर्स है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लोगे आप। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन स्मॉल मासेस इज टू वीक टू हैव एनी नोटिसेबल इफेक्ट ऑन दैम। जो छोटी चीज़ें हैं उन जितनी वो छोटी है उनके बीच में फोर्स भी उतना ही छोटा है, कम है, तो वो इतना वीक फोर्स होता है कि हमें इवन नोटिस में भी नहीं आता कि इनके बीच में कोई फोर्स लग भी रहा है। देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मैं एग्जांपल बता रखा है, स्टोन। इस स्टोन को जैसे अगर आपने हाथ में पकड़ रखा और इसको आप जैसे अगर छोड़ दोगे तो वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही है स्टोन के ऊपर नीचे की तरफ डायरेक्शन में। ओके, तो जो छोटी चीज़ों के ऊपर जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इवन हमें नोटिस में भी नहीं आता। फॉर एन एप्रिशिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन टू masses, at least one or both of the masses must be relatively large। अगर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच में, उसको अगर हमें फील करना है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा होना चाहिए, कम से कम। अगर दोनों ही बड़े होते हैं तो हमें फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो अच्छे से फील हो जाता है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ड्रॉप्ड इट ऑलवेज फॉल्स टूवर्ड्स द ग्राउंड। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं ऊंचाई से नीचे तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ ही गिरता है। फॉर एग्जाम्पल, राइप फ्रूट्स ऑन द ट्री फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड। अ स्टोन ऑन द टॉप ऑफ हील फॉल्स डाउनवर्ड इफ पुश्ड। वाई कैन नॉट राइज अप दीज सब्सटेंसेस। अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं, जैसे मान एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक जो पेड़ पे फल लगा हुआ है वो किसकी तरह कहाँ गिरता है? हमेशा ज़मीन की तरफ। या फिर अगर ऊंचाई से अगर किसी पत्थर को हमने फेंका है तो वो भी नीचे की तरफ आएगा। ये चीज़ें ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती, हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है? इट इज़ बिकॉज द अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। द पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो पहले। तो देखो ये चीज़ें ऊपर की तरफ क्यों नहीं उठती? क्योंकि अर्थ जो है हमेशा वो क्या करती है, इन अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ खींचती है, उसके सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो ये जो फोर्स है जो अर्थ लगा रही है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। इवन व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट वंस स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। जब मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भी अगर फेंकते हैं, कोई पत्थर आपने ऊपर की तरफ फेंका तो भी वो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करेगी। और फर्स्ट तो ऊपर, जैसे हम ऊपर पत्थर जब फेंक रहे हैं तो सबसे पहले तो वो क्या होगा, ऊपर जाके धीरे होगा, थोड़ा रुक जाएगा और फिर वापस अर्थ की तरफ आने लगेगा। फर्स्ट इट स्लोज डाउन द ऑब्जेक्ट, then stops it and finally pulls it towards itself. It is the force of gravity which gives weight to an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम जो कहते हैं ना, इसका इतना वजन है, हमारा ये वजन है, दूसरी चीज़ों का ये वजन है, तो ये जो वजन, जो वेट की हम बात करते हैं वो इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। वेट इज़ बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। वेट क्या होता है? वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है वो उसका वेट होता है। द फोर्स और पुल बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट। ये डेफिनेशन इसकी अंडरलाइन कर लेना, द फोर्स से लेकर वेट तक।
अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ पुल करने के लिए जो फोर्स लगाती है वो कहलाता है वेट। द फोर्स बिटवीन टू लार्ज मासेस सच एज द सन एंड द अर्थ इज लार्ज इनफ टू बी इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें जैसे कि सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इनका मास भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। It is the gravitational force between the sun and all the planet in the solar system that holds the planet in their orbits. अब जो हर जो प्लैनेट है हम कहते हैं कि वो अपने जो कक्ष है उसका जो ऑर्बिट है उसके अंदर घूमता रहता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है सन और दूसरे प्लैनेट के बीच में कि वो अपनी फिक्स जो उनकी ऑर्बिट है, उनका जो कक्ष है उसके अंदर घूमते रहते हैं। द एटमोसफियर इज हेल्ड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। वाटर इन द रिवर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमोसफियर है, एयर है, वो किस कारण है, वो भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। पानी जो है वो नदियों में नीचे की तरफ बहता है और लास्ट में जाके समुद्र में मिल जाता है, वो भी इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही है। अगला है द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का वेट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है वो कहलाएगा वेट उसका। इफ़ यू होल्ड अ स्टोन इन योर हैंड यू विल फील एज इफ सम फोर्स इज पुलिंग योर हैंड डाउनवर्ड। In order to stop your hand moving downward, the muscles of the hand apply an equal force in the upward direction. This force just balances the force of gravity due to the earth and does not cause any motion. अगर मान लो आप कोई पत्थर है जिसको आपके हाथ से उठा रहे हो, आपने आपके हाथ में उस पत्थर को रखा हुआ है, तो आपको नीचे की तरफ एक फोर्स फील होगा। अब हमारा हाथ नीचे की तरफ नहीं जाए उसके लिए हमारी जो मसल्स हैं वो भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अर्थ का फोर्स तो नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा है, हमें पत्थर को ऊपर रखना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हमारी मसल्स उसके लिए फोर्स लगाएगी। और दोनों फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और हमारे मसल्स का लगाया फोर्स अगर दोनों बराबर होंगे तो कोई मूवमेंट, कोई मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, टू शो दैट वेट ऑफ अ बॉडी इज़ अ फोर्स। ये बताने के लिए कि किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रबड़ स्ट्रिप लेंगे, है ना, रबड़ की स्ट्रिप जैसे यहाँ पर डायग्राम में बता रखी है, ऐसी रबड़ की स्ट्रिप लेंगे 10 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी। और ये कहाँ से लेंगे, साइकिल की जो पुरानी रबड़ की जो ट्यूब होती है ना उसके अंदर से। इसको अपन क्या करेंगे, इस रबड़ स्ट्रिप को टेबल से एक ड्राइंग पिन जो होती है उसकी मदद से इस तरह से फिक्स कर देंगे, कि जैसे ये डायग्राम में बता रखा है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस रबर की जो स्ट्रिप, ये जो रबर की जो स्ट्रिप है इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, है ना, इस तरफ नीचे ऐसे खींचेंगे, तो क्या होगा कि रबर जो है वो खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, द फोर्स कॉजेज स्ट्रेचिंग इन द रबर ट्यूब। हमने जो फोर्स लगाया नीचे की तरफ उससे क्या हुआ कि रबर ट्यूब खिंच गई, है ना, ऐसे स्ट्रेच हो गई। नाउ सस्पेंड हैवी स्टोन फ्रॉम द रबर स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉटन थ्रेड। फिर अपन क्या करेंगे, एक बड़ा पत्थर ले लेंगे और उसको इस रबर ट्यूब, एक धागे की मदद से इस रबर ट्यूब से इस तरह से हैंग कर देंगे। फिर अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे और ये जो स्ट्रिंग है ये उसी तरह से लंबी हो जाएगी जैसे जब हमने इसको खींच के किया था। इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि वेट, जैसे अपन ने ये जो वेट नीचे एक्स्ट्रा लगाया इसमें, उससे क्या हो गया, फोर्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो पुल जो था, अर्थ इसको अपनी तरफ जो खींच रहा था, वो फोर्स भी बढ़ गया। नेक्स्ट टाइप जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये पुश और पुल ऑब्जेक्ट करता है, छोटे छोटे टाइनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। यहाँ पे जैसे देखो अपने को एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर ये बता रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। हम क्या करेंगे, छोटे कागज़ के टुकड़े लेंगे ड्राई पेपर के और एक प्लास्टिक रूलर लेंगे, ऐसे जो प्लास्टिक का स्केल होता है वो लेंगे। अपन इस प्लास्टिक रूलर को लेके क्या करेंगे, आपके ड्राई बालों पे, ड्राई बाल मतलब तेल लगे हुए नहीं होने चाहिए, उन बालों पे अगर आप 1 मिनट तक उसको रगड़ोगे और उसको फिर बाद में क्या करोगे, जो पेपर के जो टुकड़े हैं उसके पास में लाओगे, तो ये जो पेपर के टुकड़े हैं ये इस रूलर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसकी तरफ चिपक जाएंगे।
तो ये जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये पेपर के टुकड़े इस रूलर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स क्यों होता है? जब दो सिमिलर चार्जेस या अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये चीज़ होती है। जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। इसका रीज़न क्या है? अगर इट इज़ बिकॉज द प्लास्टिक रूलर गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन रब्ड विद हेयर और वूल। जब हम इस प्लास्टिक रूलर को, प्लास्टिक स्केल को अपने सर पर रगड़ते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। The electricity so produced pull the bits of paper towards itself. Thus the activity clearly proves that the electricity is a kind of force. तो ये वो चार्ज हो जाता है हमारे सर के ऊपर रगड़ने पे, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे वो क्या करेगा? इन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। इस एक्टिविटी से ये चीज़ क्लियरली प्रूव होती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एक तरह का फोर्स है, बल है। This force which results due to repulsion of similar charges or attraction of opposite charges is called electrostatic force. इसकी डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करोगे। ये जो फोर्स है ये किस कारण हो रहा है? जो चार्जेस है, चार्जेस कैसे होते हैं? या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। तो इन सिमिलर चार्जेस के अंदर रिपल्शन होता है, जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे के पास आते हैं। रिपल्शन मतलब एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों चार्ज क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज यूज्ड इन रिमूविंग कार्बन एंड एश पार्टिकल इन स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ बिग फैक्ट्रीज। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका काम क्या होता है? ऐसा कागज़ के टुकड़े चिपकाने के तो काम आता नहीं है। इसका जो काम होता है वो ये होता है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है उसकी चिमनियाँ जो होती है, चिमनियों में से क्या होता है? धुआं निकलता है ना। जो भी प्रोसेस हो रहा है उनकी फैक्ट्री के अंदर, उससे जो धुआं निकलेगा वो उन चिमनियों में जाता है। तो इन चिमनी के अंदर कई सारे जैसे कार्बन के और जो स्मोक निकलता है, धुआं निकल रहा है काला काला, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये उससे निकाल दिए जाते हैं, है ना। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उसको निकाल दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल करके। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ताकि ये कार्बन और ये ऐश पार्टिकल जो है वो हमारी हवा के अंदर जाके नहीं मिले। अगर ये हवा के अंदर जाके मिलेंगे तो उससे पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन होता है इससे। नेक्स्ट टाइप का जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? मैग्नेट। तो ये चुंबक से जो फोर्स लगता है उसके बारे में है। If we bring a magnet near some iron clips, they are pulled towards the magnet. Which force attracts the clip towards the magnet? अगर हम मैग्नेट जो है चुंबक, उसको लोहे की जो छोटी छोटी कीलें अगर उनके पास लाएंगे तो वो लोहे की कीलें मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी और उसकी तरफ खींचेगी। Substances like iron, steel, cobalt, nickel, when placed in a coil carrying electric current, develop a strong property of attracting bits of iron or steel towards themselves. The strange property of some substances to attract iron or steel object towards itself is called magnetic property. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके मैग्नेटिक, देखो लोहे की चीज़ें या स्टील की चीज़ें, ऐसी जो कोबाल्ट, निकल, इनसे बनी हुई चीज़ें जो होती है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैरी करती है और जिसके कारण वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिससे कुछ सब्सटेंसेस जो है वो आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो कहलाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द सब्सटेंसेस विच हैज़ द अबाउ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेट। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी कि वो आयरन, स्टील, ऐसी चीज़ें जो है उनको अपनी तरफ खींच रहा है, वो चीज़ क्या कहलाएगी? मैग्नेट, चुंबक, है ना, मैग्नेट कहलाएगी। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन और स्टील मूव टूवर्ड्स मैग्नेट, देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नेट। जैसे ये जो चीज़ें हैं आयरन और स्टील की, ये मैग्नेट चुंबक की तरफ खींच रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फोर्स है। मैग्नेट जो है वो एक फोर्स लगा रही है जिसके कारण ये चीज़ें जो है वो उसकी तरफ खींच रही है। अब मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट जो होती है उसके 2 पोल्स होते हैं, एक तो कहलाता है नॉर्थ और दूसरा साउथ। If we pick up 2 magnets and bring either their north poles or their south poles closer, we feel a force pushing our hand apart because like poles repel each other. अगर हमने 2 मैग्नेट लिए, ठीक है, जैसे मान लो पहली मैग्नेट ये रही और दूसरी मैग्नेट ये रही, इसका जैसे ये वाला पोल मान लो नॉर्थ है और इसका भी ये वाला पोल नॉर्थ है ना। तो ये इस तरफ क्या हो गया? दोनों पोल एक जैसे आ गए, दोनों नॉर्थ नॉर्थ आ गए।
अगर हम ऐसे सिमिलर पोल दो मैग्नेट के पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी मतलब एक दूसरे से दूर जाएगी। ठीक है, आप ये चीज़ फेस करके खुद फील करके भी देख सकते हो। दो मैग्नेट लेना, उसके जैसे दो अपोजिट जो पॉइंट्स होते हैं, जो अपोजिट एंड्स हैं, उनको अगर पास में लाओगे तो आपको उनके बीच में रिपल्शन फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे हमारे हाथ जो है वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। We shall feel our hands being pushed away from even though the magnets are not touching. अगर मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं कर रही है तो भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींच रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द पुश इंक्रीजेज एज वी ब्रिंग द लाइक पोल्स क्लोजर टुगेदर। जैसे जैसे इनको पास लाएंगे तो उतने ही ज़्यादा हमें फोर्स फील होने लग जाएगा। If we bring the north pole of the magnet towards the south pole of another magnet, we will feel our hands being pulled toward as opposite poles attract each other. The strength of pull increases as the poles get closer together. अब देखो, हम लाइक पोल्स ला रहे थे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ले आए थे दोनों का, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो रहे थे। लेकिन अगर मान लो ये दो मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और इसका साउथ हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे की तरफ खींचेगी। तो ये जो है मैग्नेट में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैग्नेट के कितने होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जो लाइक पोल्स होते हैं, मतलब लाइक पोल्स मतलब दोनों मैग्नेट का जो सेम पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स है जो मैग्नेट्स लगा रही हैं वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स। मैगलीव ट्रेन, द ट्रेन ऑफ द फ्यूचर, एक ट्रेन का नाम दिया है यहाँ मैगलीव ट्रेन, ये भविष्य की ट्रेन है। This new kind of train is called a maglev train. The term maglev comes from the magnetic levitation rising and floating. Magnets in the track and train repel each other and lift the train a few centimeters above the track. A maglev train already runs on a section of track near Tokyo in Japan. ये भविष्य में आने वाली ट्रेन है, हमारे यहाँ पर नहीं है अभी ये जापान के अंदर है, टोक्यो में। ये नई तरह की ट्रेन है जिसके अंदर मैग्नेटिक लेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक लेविएशन मतलब क्या होता है, राइजिंग, ऊपर की तरफ उठ के तैरना। ये जो रेलवे ट्रेन्स होती है, इन ट्रेन और जो रेलवे का ट्रैक होता है, रेल की जो पटरी होती है, उसके बीच में मैग्नेट्स लगाई जाती है और वो अपोजिट लगाई जाती है, अपोजिट पोल्स वाली मैग्नेट लगाई जाती है ताकि वो एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे से दूर धकेले। अब वो दूर धकेलेगी तो क्या होगा कि ट्रैक से जो ट्रेन है, पटरी से जो ट्रेन है, वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठी हुई होगी। तो ये हमारे फ्यूचर की ट्रेन है, भविष्य में ऐसी ही ट्रेनें सारी दुनिया में हमें देखने को मिलेगी। देखो नेक्स्ट है, टू प्रूव दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन एंड स्टील। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके अंदर देखो हम क्या लेंगे, एक बाउल है, कटोरा सा, जिसके अंदर स्टील की पिने हैं। हम मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है जिसके ऊपर ऐसे एन लिखा होगा, उसको हम ग्लास बाउल के नीचे लाएंगे, पास में लाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, जैसे ये बार मैग्नेट का जो एंड है ये स्टील पिनों के पास में आएगा, वो मैग्नेट की तरफ आ जाती है और उस पर चिपक जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेट है वो इन स्टील की पिनों के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इसीलिए वो बाउल में से उठकर इसकी तरफ चिपक गई। ओके, फिर एक एक्टिविटी 4 हमें गिवन है। ये प्रूव करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वुड या ग्लास से भी पास हो जाता है, लकड़ी या कांच से भी पास हो जाता है। इसके लिए हम क्या लेंगे, टॉय कार लेंगे, बच्चों की खेलने वाली जो गाड़ी होती है जो कि आयरन या स्टील की बनी हो वो लेंगे। हॉर्स शू मैग्नेट, इस तरह की मैग्नेट जो होती है घोड़े की नाल की शेप की, वैसी मैग्नेट लेंगे। एक टेबल लेंगे जिसके ऊपर क्या है, कांच लगा हुआ है, या फिर उसके ऊपर वुड लगा हुआ है, लकड़ी की बनी हुई टेबल या कांच की बनी हुई टेबल, दोनों ही हम ले सकते हैं। अब हम इस टॉय कार को क्या करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे और टेबल के नीचे की तरफ से ये जो मैग्नेट है उसको खींचेंगे, ऐसे आगे मूव करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो स्टील की कार है वो भी आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। ये एक्टिविटी हम कांच के टेबल के साथ भी करके देखेंगे और लकड़ी की टेबल के साथ भी करके देखेंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलेगा, इससे और जो पिछले हमने एक्टिविटी पढ़ी दोनों से, अब मैग्नेट एक्सर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इससे क्या पता चलता है कि जो मैग्नेट है, चुंबक, वो मैग्नेटिक फोर्स लगाती है आयरन या दूसरे जो बनी हुई चीज़ें हैं इससे मिलती जुलती उनके ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स कैन ईजीली पास थ्रू सब्सटेंसेस लाइक वुड और ग्लास। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कांच और लकड़ी से भी पास हो जाता है। तो अभी हमने 3 तरह के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स।